Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel BS Software Engineering Academy. From today we will start CS 301 lecture series. These are updated handout of CS 301 as you can see above. Okay, let's start. First of all, we will see table of content of data structure CS 301. These total are 45 lectures. 22 lectures will include in our midterm, so we will start our midterm preparation. Okay, these will be short lectures and in easy wording. I will also tell you in Urdu language. Okay, let's start first lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है समरी इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर. These are the things that we will study in the first lecture. Selecting a data structure philosophy, goals of this course, array, list data structure. Okay, फर्स्टली हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर की जो फ़िलॉसफी है वो क्या है. गोल्स ऑफ इस कोर्स के गोल्स क्या हैं. अरे क्या होती है. लिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. लिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं. वेलकम टू दिस कोर्स. यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज कवर्ड इट in it will be encountered by you again and again in the future courses. ओके, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं. यहाँ पे गोल्स बताए हुए हैं. फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ दिस कोर्स. प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द मूव एडवांस मटेरियल. स्टूडेंट दिस ये जो बुक है बहुत ही एडवांस अच्छा इसमें मटेरियल दिया हुआ है. तो अगर आप इसके बाद स्टूडेंट जो हैं वो एक अच्छे जो है एडवांस मटेरियल इससे गेट कर सकेंगे. और डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक अरेज, लिंक लिस्ट, ट्रैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें लर्न करेंगे. इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर C++ में इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को. तो C++ जो है वो हम ऑलरेडी CS 201 में पढ़ भी चुके हैं. अगर आप लोगों ने लेक्चर्स जो हैं वो मेरे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने वो जो है लिसन सुने हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इससे. और हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंप्यूटर में. अपने जो रिज़ल्ट है उसको मोर एफिशिएंट बना सकते हैं. इसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को फास्ट बना सकते हैं और जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. और कंप्यूटर जो है इस ज़्यादा पावर हासिल कर सकता है. मतलब कि जितना हमारा ज़्यादा कोड होगा तो हमें उतनी ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी. तो हमें उससे CPU की स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज़. अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टर नेटवर्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस. अगर नेटवर्क की जो स्पीड है वो फास्ट होगी तो ये सारी आर एफर्ट शुड बी टू इंश्योर दैट सोल्यूशन इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. हमारी जो एफर्ट है वो यही है कि हम प्रोग्रामिंग की मदद से सोल्यूशन जो है वो गेट करें. ओके, ये सारा एज अ मतलब आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं. या आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा. जहाँ से ना समझ आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है जी सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर. यहाँ पे बताया हुआ है कि हाउ कैन वी सिलेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से जो है वो डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसा कि हम पहले भी पढ़ सॉरी हमने पहले भी पढ़ा है कि अरेज को यूज़ करके हम अपना साइज़ का अरे और उसको कहाँ पे अरे को यूज़ करना है, कहाँ पे पॉइंटर्स को यूज़ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द रिसोर्सेज. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि हम उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने हैं. सपोज द डाटा इज़ सो ह्यूज. हमारा जो डेटा है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में है, गीगाबाइट्स में है. जबकि हमारे डिस्क
कि जो स्पेस है वो 200 मेगाबाइट्स है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। सेकेंडली हमारे पास अब हम करते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशंस दैट मस्ट बी सपोर्टेड। बेसिक ऑपरेशन जो हमें सपोर्ट करेंगे वो हमें डिटरमाइन कर लेने चाहिए। क्वान्टिफाई द रिसोर्सेज कंसनट्रेट फॉर ईच ऑपरेशन। वट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कॉन्सेंट्रेट्स कर लें कोई भी ऑपरेशन है उसके लिए। सपोज यू हैव टू इंसर्ट द डेटा इन द कंप्यूटर और डेटाबेस एंड यू हैव टू सर्च सम डेटा। मतलब आप कोई भी डेटा जो है कंप्यूटर में वो जो इंसर्ट कर देते हैं, अब आप उसमें से कुछ डेटा जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी की। हमारे पास मिलियंस नेम है उस डायरेक्टरी में। जो नाउ समवन आस्क यू अबाउट द नेम ऑफ सम पार्टी। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे फलां जो है पर्सन है उसका नेम फाइंड आउट करके मुझे दो, तो अब इसके लिए आपको ये क्यूरी है शुड बी आंसर्ड एज सुन। मतलब इस क्यूरी का आपने इतनी जल्दी जवाब देना जितनी जल्दी आप दे सकते हैं। यू में ऐड डिलीट सम डेटा। आप उसमें से कुछ डेटा जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इट विल बी एडवाइजेबल टू कंसीडर ऑल दीज ऑपरेशंस व्हेन यू सेलेक्ट द सम डेटा। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको डेटा सेलेक्ट करते हुए अपने माइंड में रखनी चाहिए। फाइनली सेलेक्ट डेटा structure meets these requirements the maximum. Without sufficient experience it will be difficult to determine which one is the best data structure. तो मतलब ये उसकी कुछ एग्जांपल्स ही हुए हैं, ये आपने मज़ीद जो है वो पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। और नेक्स्ट है जी डेटा स्ट्रक्चर की फ़िलोसफी क्या है। Let's talk about the philosophy of data structure. Each data structure has cost. कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कॉस्ट भी आती है, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम अपने प्रोग्राम में अपने फ़ायदे के लिए हासिल करते हैं। फॉर दिस आप उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप मनी पे करते हैं उस चीज़ को बाय करने के लिए। तो दैट कैन बी कंप्यूटर रिसोर्सेज और द टाइम। जो कि हम वो कंप्यूटर रिसोर्सेज हो सकते हैं या हमारा टाइम हो सकता है। और को अपने माइंड में यही बात रखिएगा जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो क्लाइंट की भी हो सकती है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सफिशिएंट, अगर आप द क्लाइंट विल नॉट बाय इट। अगर आप प्रॉब्लम को जो है एफिशिएंट तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो वो क्लाइंट जो है आपके से दोबारा वो चीज़ परचेज नहीं करेगा। In rare cases, a data structure may be better than in बहुत से सारे केसेस में एक डेटा स्ट्रक्चर है वो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से बेटर हो सकता है। और इट मीन्स दैट यू मे थिंक दैट द अरे इज़ गुड इनफ फॉर ऑल द प्रॉब्लम। अगर आप ये भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो अरे के बारे में सोचें। ये अरे नेसेसरी नहीं है, हम इसको बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। समटाइम्स यू विल रियलाइज द टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब कभी कभी आप ये भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि जो इसके लिए दो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल होंगे। तो इन केसेस में आपको जो मोर अप्रोप्रिएट है उस डेटा को अपने जो है वो सिलेक्ट करना है। एन इम्पोर्टेंट स्किल दिस कोर्स इज गोइंग टू लर्न टू द स्टूडेंट इज यूज टू डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इस बुक में आप यही लर्न करेंगे कि आप किस तरह से जो है डेटा स्ट्रक्चर को सिचुएशन के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, this will be the short question. There are the three basic associated with data structure. A data structure requires space for each data items. It stores space. उसको space चाहिए होती है किसी भी item को store करने के लिए। time चाहिए होता है किसी भी basic operation को जो है perform करने के लिए। programming effort चाहिए होती है। अब goals इसके क्या हैं? ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये आपने पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अरेज आ गया। लर्न द कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर।
These form a program or basic data structure toolkit. In the previous course you have learned from a loop functions. जो previous कोर्स था हमारा CS201, उसमें हमने लर्न किया कि हम किस तरह से लूप को यूज़ करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं, अरेज, क्लासेस, और उनको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. तो इस प्रोग्राम में हम ये डेटा स्ट्रक्चर है फीलिंग दैट देयर इज़ अ बैग फुल ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम्स यू विल, मतलब हमें सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डेटा को यूज़ करना है. अब हम अरेज की बात कर लेते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अरेज के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है. CS201 में बहुत ज़्यादा उसके लेक्चर्स थे. ठीक है, हमने उसमें मल्टी डायमेंशनल अरेज भी डिस्कस की थी. अगर आपने उसको अच्छे से किया हो तो इसमें भी थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे हम देख लेते हैं. हेयर वी विल डिस्कस हाउ अरे कैन बी यूज टू सॉल्व कंप्यूटर प्रॉब्लम. कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से जो है वो अरे का यूज़ करते हैं. अब हमारे पास यहाँ एक छोटा सा स्क्रिप्ट दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं. मेन इंट ARGC, मेन के अंदर ही इसको हम से करैक्टर स्टैटिक, डबल स्टैटिक, ARGV, और यहाँ से हमारा कर्ली ब्रेसेस से जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. इंट X6 सेमीकोलन, इंट J फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. अब इसमें हुआ क्या है सबसे पहले हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया है. अरे कौन सी है? इंट X6, ये हमारी अरे है. ठीक है, इसमें ना ही हमारे पास फ्लोट है और ना ही डबल है. ये एक इंटीजर टाइप की जो है वो डेटा टाइप, इसमें हम फ्लोट और डबल का यूज़ नहीं कर सकते. वी हैव ऑलरेडी, हमने इसको पहले भी जो हमारी प्रोग्रामिंग्स थी उनमें देखा है. एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स. एक अरे जो है वो कलेक्शन होती है सेल्स की. एज MCQs आप इसको माइंड में रखिएगा. वी हैव अरे X टाइप ऑफ X6 एलिमेंट. हमारे पास 6 एलिमेंट हैं इसमें. वी कैन ओनली स्टोर इन दिस अरे. वो हम इन टीचर्स को स्टोर कर सकते हैं इस अरे में, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. और इसको हम वी कांट पुट इंट इन फर्स्ट लोकेशन, फ्लोट इन सेकेंड. हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम इंट को इंटीजर टाइप है उसको फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, सेकंड लोकेशन में हम फ्लोट का यूज़ कर लें, थर्ड में हम डबल का यूज़. नो, इस तरह से हम नहीं कर सकते. अब इसमें x क्या है हमारे पास, है ना इंट x, और ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो 6 है. अब x हमारे पास क्या है? x इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम. x अरे का नेम है. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. इट्स इंडिविजुअल आइटम्स आर नंबर फ्रॉम 0 to 1 लेस देन अरे. टू एक्सेस अ सेल यूज अरे एंड इंडेक्स एज अंडर. इंडेक्स हमारे पास एक अरे के लिए 0 से स्टार्ट होता है, और अगर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो 5 तक जाएगा क्योंकि 0 भी उसमें इंक्लूड होगा. इसको हमने जो है वो CS201 में भी देखा था. ओके, नेक्स्ट इसकी ही जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये हमने पहले भी की हुई है तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ. इसको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. अब यहाँ पे कुछ मैं मेथड्स बताए हुए हैं, ये आप लोगों को बताई चलती हूँ. इंट X है, ये भी अरे हमारे पास. इंट N है, ये एक इंटीजर, सिंपल इंटीजर एक डिक्लेयर कर लिया है. X0 = 5, मतलब कि X की जो एक्स हमने यहाँ पे करे डिक्लेयर किया एक्स के नेम से. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 0 जो उसकी फ़र्स्ट लोकेशन है उस पर उसको 5 जो है वो इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, और 1 की जगह पे हम 2 इसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं. अब जो नीचे x=3 है, हम इसको इस तरह से अरे को इस तरह नहीं लिख सकते. x=a+b हम इसको इस तरह भी नहीं लिख सकते. x=एड्रेस, एंड हम इसको ये मेथड जो है ये आपको MCQ पूछे जा सकते हैं कि अरे के लिए ये मेथड दुरुस्त है या नहीं. तो ये मेथड जो है हमारे पास ये रॉन्ग है. यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको बेटर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी. अगर डाटा लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रही हूँ. जो चीज़ें बताने वाली हैं वो मैं आपको सारी बताई जा रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. सपोज you need an integer array size of n. After the execution of the program, we have studied that if it is known at the execution of the program that an array of size 20 or 30 is needed, it is allocated dynamically. The program statement is as follow: int static y is equal new int 20 इंट स्टैटिक वाई इज इक्वल. अब इसमें क्या हुआ है, जो हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट 20 मेमोरी लोकेशंस को. ऑन फाइंडिंग द विल गिव यू द एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन. जब आप इसको
फाइंड आउट करेंगे तो आपको फर्स्ट लोकेशन जो है वो आपको बताएगा और जिसको वाई में स्टोर किया हुआ है। अरे लोकेशन आर कंटिन्यूस, दीज आर एडजेसेंट, दीज 20 लोकेशंस विल बी कंटिन्यूस मीनिंग दैट दे विल बी नाइबर टू ईच, मतलब वो एक दूसरे की नाइबर है। नाउ वाई हैज़ बिकम एन अरे, वी कैन से वाई ज़ीरो, अब जो वाई है वो एक अरे बन चुकी है, ज़ीरो की जगह पे 1 है, वाई 115 है। हेयर वाई इज़ एल वैल्यू, एल वैल्यू को क्या मतलब होता है, जिसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है। द न्यू रिटर्न memory address of first the 20 locations, we stored the address into y, as y is a pointer variable so it can be used in the left hand side, तो हम इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ कर सकते हैं। y इज इक्वल एड्रेस x0। ओके अगर हमने किसी को डिलीट करना है अरे में से, सिमिलरली द स्टेटमेंट x इज आल्सो करेक्ट, x इज एन अरे ऑफ 6 एलिमेंट दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो होकर मतलब फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को जो है वो एक्सेस करता है। और यहाँ पे एज वाई इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड एल वैल्यू सो द अबव ऑपरेशन इज लीगल, हम इसको इस तरह से वही है, डायनेमिकली एलोकेटेड द मेमोरी फॉर द अरे, द मेमोरी आफ्टर द यूज़, यहाँ पे हम डिलीट कीवर्ड है उसका यूज़ किया हुआ है। द सिंटैक्स डिलीट, हम इसको इस तरह से वी आर रिलीजिंग द मेमोरी, मेक इट अवेलेबल फॉर द अदर प्रोग्राम, वी विल नॉट इन केस ऑफ एक्स अरे एज न्यू वाज नॉट यूज फॉर इस क्रिएशन। डिलीट के लिए हम इसको डिलीट ब्रैकेट सरवाए, हम इस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, हम किस तरह से लिस्ट बना सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। यहाँ पे इसकी कुछ जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से अगर हम क्रिएट लिस्ट जो है यूज़ करेंगे तो हमें एक लिस्ट क्रिएट करेगा, कॉपी यूज़ करेंगे तो एक उसी प्रोग्राम की जो है कॉपी जनरेट हो जाएगी। क्लियर, इंसर्ट, रिमूव, गेट, अपडेट, फाइंड लेंथ, ये सारे जो हैं ये हम फंक्शंस हम इनको कह सकते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, इसको हम यूज़ करके जो है वो अपने रिक्वायर्ड डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपने पढ़ लेनी है, स्किप नहीं करनी। यहाँ पे कुछ और फंक्शंस बताए हुए हैं। इफ़ वी यूज़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, इफ़ वी यूज़ द करंट मार्कर द फॉलोइंग 4 मेथड्स वुड बी यूज। स्टार्ट के लिए हम तो वो फर्स्ट वेरी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके ऊपर ले जाएगा, टेल का यूज़ करेंगे तो वेरी लास्ट एलिमेंट जो होगा उसके ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो एक जो है वो पोजीशन को एक एलिमेंट जो है वो फॉरवर्ड मूव कर देगा। अगर बैक का यूज़ करेंगे तो एक एलिमेंट जो है वो बैक में मूव कर देगा। ठीक है, in the next lecture we will discuss the implementation of list data structure। यहाँ पे इसका तो कुछ इंट्रोडक्शन बताया हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।